ऑफ सम ऑफ, इफ, इन नहीं, if the ratio of sum of first n terms of two different AP is this and this, find the ratio of 10 term of these two AP। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, कह रहा है दो डिफरेंट एपी है। एक एपी है ए, अगली टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाएगा, अगली ए प्लस टू डी एंड सो ऑन मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी एपी में कैपिटल ए मान लेते हैं, तो कैपिटल ए प्लस डी मान लेते हैं, कैपिटल डिफरेंस डी, ये ए प्लस टू डी एंड सो ऑन मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों दो डिफरेंट एपी है, मतलब कैपिटल ए और ए अलग अलग चीजें, स्मॉल डी और कैपिटल डी डिफरेंट है। ठीक है जी, शिवम जी आइए, अब कहानी को समझिए। कहता है इसके सम ऑफ एन टर्म्स और इसके सम ऑफ एन टर्म्स का हम आपको रेशियो दे रहे हैं। तो भैया इस सीरीज के सम ऑफ एन टर्म्स का सम क्या होगा, ए बाई एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने कहा हाँ, इस सीरीज की एन टर्म्स का जोड़ हो जाएगा n बाई टू, अब कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी और इक्वल टू, यानी पहले वाली सीरीज के एन टर्म्स का जोड़ ये है, दूसरे वाली सीरीज के एन टर्म्स का जोड़ ये है, और कह रहा है इनके जोड़ का जो अनुपात है वो 2n प्लस 1 इस टू 2n माइनस 1। तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई दोनों समानांतर श्रेणियों के 10वें पद का अनुपात ज्ञात करिए। कहता है इसकी 10th टर्म निकालिए और इसकी 10th टर्म निकालिए, इनका रेशियो बताना है क्या होगा। तो 10th टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1, तो 10 में गया 9d, और इसका होगा a प्लस 10 में से गया, ओहो ये दूसरी सीरीज थी, तो इसमें कैपिटल A प्लस 9 कैपिटल D। कह रहा है जी इसका डिफरेंस निकाल, मतलब रेशियो निकालिए, माफ करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम सवाल पर आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ अच्छी और ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं। एक बात सीखिए और बताइए क्या। मैं आपको एक सवाल कहूं कि इफ a प्लस b रूट 13 इज इक्वल टू 5 प्लस 11 रूट 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का मान ज्ञात करें, ये मेरा सवाल है कि a प्लस बी का मान ज्ञात करें। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, अब करो जी मान। तो मेरे बच्चों छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको कहूं कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8, तो बताओ मुझे x और y की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सोल्व हो जाएगा सर, भाई y से y कटा, 2x आया, 10 8 18, तो x की वैल्यू 2 से भाग देके 9 बची और y की वैल्यू बची 1 है। लेकिन अगर मैं एक नया सवाल आपको कह दूं कि भाई x प्लस वाई है 16, तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर हम ये तरीका अपना सकते हैं यहां पे कि हम x की वैल्यू 1 ले लें तो y की 15, x की माइनस 1 ले लें तो y की 17 लेनी होगी, x की माइनस 5 ले लें तो इसकी 21 लेनी होगी, y की 16, x की 16 ले लें तो नेचुरल इसकी माइनस 84 लेनी होगी। तो यानी सर अगर एक इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी, एक इक्वेशन का मतलब इक्वल के साइन से, अगर इक्वेशन एक है मेरे बेटे, अगर मेरे लल्ला इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है, एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल एक से ज्यादा है मेरे बेटे, एक से ज्यादा वेरिएबल है, इक्वेशन एक है और एक से ज्यादा वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन एक है और एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो आपसे मेरा आंसर यह है कि क्या हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आंसर होगा नहीं निकाल पाएंगे, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं निकलेगी।
यानी जितने वेरिएबल हो उतने ही इक्वेशन होगी, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहां कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल, और इक्वेशन भी कितनी है, एक और एक, दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन यह वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक, तो आंसर नहीं निकलेगा। तो ऐसे में कभी भी हम एक्स और वाई का सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे आ जाइए, और यहां जब आप ध्यान देंगे तो यहां दो वेरिएबल, एक ए एक बी, और इक्वेशन है एक। आप चाहकर भी उत्तर नहीं निकाल सकते। लेकिन एसएससी क्या कहता है, एसएससी ये कहता है कि बेटा ध्यान से सुन, मैं तुझे एक सवाल लिख के दे रहा हूं, ये मैंने तुझे इतना बड़ा सारा सवाल लिख के दे दिया, अब तू अंग्रेज मत बन, तुझे सही उत्तर निकालने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे ये कह रहा हूं कि मैंने तुझे चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से तेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, एसएससी आपसे ये नहीं कह रहा कि सही उत्तर छाटो। एसएससी का कहने का अर्थ यहां पे ये होता है कि मैं तुम्हें भैया, या एसएससी या कोई भी एग्जाम, कि मैं तुम्हें चार क्वेश्चन ना चार ऑप्शन दे रहा हूं, तो इन चार ऑप्शन में से भी बेहतर विकल्प आप ढूंढ के बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। मतलब इतना है और कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चे, हमें यह देखना होगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो मेरे बच्चे, अगर ये सवाल दे दे और आपको चार ऑप्शन लिख के दे दे, फिर कैसे आंसर छाटे जाए। तो मेरे बच्चे, वैसे तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आंसर निकलवा रखा है तो एक ही तरीका निकलवाने का, और उस तरीके को हम कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन, तुलना, उस मेथड को हम कहते हैं तुलना करना। और कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब चीजें एक जैसी हो। जैसे ये ए है, यहां 5 है, यहां √13 है, यहां √13, तो यहां √13 का कोएफिशिएंट बी, यहां √13 का कोएफिशिएंट 11, तो यानी बी की वैल्यू 11 होगी मेरे भाई, और ए की वैल्यू 5 होगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, बहुत है सुंदर, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब लड़ाई आगे लड़ता है। अब आ जाइए इस सवाल पे। अब मेरे बेटे, अगर दिमाग दौड़ाओगे तो आपको कमियां और अच्छाइयां दोनों पता चल पाएंगी यहां पे, कि कमी क्या और अच्छाई क्या है। बेटे, एक वेरिएबल है एन, क्योंकि एन की वैल्यू आपको नहीं पता। एक वेरिएबल है स्मॉल ए, एक वेरिएबल है स्मॉल डी, एक है वेरिएबल है कैपिटल ए, एक वेरिएबल है कैपिटल डी। 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल है मेरे बेटे, 5, और इक्वेशन कितनी है, एक। अगर 5 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो किसी भी सूरत में आप इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। लेकिन आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, और इसका मतलब यहां वो ये कहना चाह रहा है कि भाई तू अंग्रेज ना बन, हम तुझसे ये जा रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन दी इनमें से तेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, तू उस पर बात करा कर। तो बाबू, अब इसे पेपर में कैसे करें, वो तरीका बचता है हमारे पास, एंड दैट तरीका इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये तरीका आपका कंपैरिजन कहलाता है। तो आइए मेरे बच्चे, कंपैरिजन की कहानी को समझाता हूं कैसे। तो जब कंपेयर करेंगे तो पहली बात सोल्व होते हुए ये तो खत्म। हाँ जी सर, ये खत्म, ये तो खत्म, खत्म, क्लियर है भाई। अगर ये खत्म तो इसको भी खत्म कर देते हैं, मिटा ही दें इसे, फिर ब्रैकेट को क्यों ही रखा जाए। अब अगली लाइन। अब मेरे बच्चों, मैं क्या करता हूं, मुझे जो चाहिए उसमें एक ए चाहिए, यहां कैपिटल ए चाहिए, यानी ए का कोएफिशिएंट सिंगल कर लो। तो क्या करो, 2 से इसको भी भाग दे दो, 2 से इधर भी भाग दे दो, 2 से यहां पे भी भाग दे दो, यहां पे भी भाग दे दो। तो दोनों जगह 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जब आप ऐसा कर लोगे मेरे बेटे, तो आप ये बताना मुझे, यहां इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो, एक ही सवाल समझने में दिक्कत होती है, और मैं वो टीचर हूं जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे बच्चे, 2 से 2 कटा, तो यहां क्या आया, ए, यहां आया n-1/2, और यहां आया डी। भाई 2 से नीचे ऊपर भाग दे दिया, यहां क्या आया, कैपिटल ए प्लस n-1/2 कैपिटल डी, और ये वैल्यू है 2n+1/2n-1। अब आपने क्या करना है वो ध्यान देना। अब आपको मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू दे रखी है, और एक्चुअल में ये वाली वैल्यू आपको चाहिए।
तो यहां आपको n की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी होगी। कैसे? कि सर यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए, यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल डी, यहां कैपिटल डी, यहां स्मॉल डी, कैपिटल डी आ गया। यहां n माइनस वन बाई टू नीचे ऊपर, और यहां n माइनस वन बाई टू की जगह क्या लिखा हुआ? नो। तो इसका मतलब वो n माइनस वन बाई टू को कंपेरिजन में नो लिखाना चाह रहा है। तो n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? 18। तो n की वैल्यू आ जाएगी 18 और एक 19। तो n की वैल्यू 19 और 19 रखोगे तो 19 में से एक गया, 18, 18 को 2 से भाग दिया, 9 आया। ठीक है जी, 9 आया। अब n की वैल्यू 19 आ गई, तो 19 दूनी 38 और एक 39, और 19 दूनी 38 में एक गया 37। तो सीधा आंसर आ गया 39/37, एंड दैट इज योर आंसर। अब मैं इसका सो ट्रिक भी डिस्कस करूंगा, आपको पहले इतनी बात समझो कि एक्चुअल में इसका रेशियो आया 39/37। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे बताओ आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको ये बात पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई? हाउ मेनी यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियरली? बताइए, कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? आप कहें पल्ले पड़ गई। अब पेपर के लिए यहां से एक रिजल्ट ध्यान रखिएगा।